हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समझेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। और ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इस सिंगल वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और इसमें जो भी इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डायग्राम है, उसके बारे में आप समझेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएँ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन आप लोग समझते हैं, 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में, कि ब्रीदिंग जो होती है वो किस तरह से, इसका प्रोसेस क्या होता है और गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है। डिफरेंट एनिमल्स जो हैं या ह्यूमन, इनफैक्ट ह्यूमन भी जो है, तो सबको क्या होती है, ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू होता है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो एक मिनट बस, यहाँ पे एक मिनट, सेटिंग चेक कर लो। हेलो, आवाज़ आ रही प्रॉपर? ठीक। तो सबसे पहले क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं ना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, इनके बारे में समझने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, कि जो ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो ऑर्गन हमारी हेल्प कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स जो भी हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है, डिफरेंट ऑर्गन्स का ये ग्रुप है, एक इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, यानी जब कोई एनिमल या कोई ह्यूमन रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन का इंजेक्शन क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा इन्वायरमेंट से, तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ना। तो इस ऐसे ऑर्गन्स जो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हमारे पास हैं, इनमें वेरिएशन हमें देखने को मिल सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम लोग फिश लेके चलते हैं, तो फिश जो होती है, ठीक है, फिश जो होती है वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहती है और उसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। ठीक है, फिश में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, गिल्स, वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है वाटर में। और हम लोग ह्यूमन की बात करें या अदर एनिमल्स की बात करें, तो हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, अर्थ पे हम लोग रहते हैं, अर्थ सरफेस पे रहते हैं, तो हम लोग जो है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग हैबिटेट में या अलग अलग जगहों पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हैबिटेट के बेसिस पे भी अलग अलग हो सकते हैं और सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ठीक है, एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, मैकेनिज्म वेरिएशन। ठीक है, इसमें अलग अलग ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल आपको बताया, फिशेज में गिल्स होती हैं, गलफड़े होते हैं, ठीक है, और इंसानों में, ह्यूमंस में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ना। अब इसके बाद जब हम लोग लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं, स्पंजेस की, सिलेंट्रेट्स की और फ्लैटवर्म जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है डिफ्यूज़न से होता है। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, डिफ्यूज़न से होता है, सिंपल बॉडी डिफ्यूज़न से। तो इनकी पूरी जो एंटायर बॉडी सरफेस है ये डिफ्यूज़न में हेल्प करती है। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट जो भी हैं, ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट में कौन आते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। ठीक है, स्पंजेस हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, प्लेटवर्म्स हो गए, ठीक है, और बहुत सिंपल ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर या टिश्यू लेवल का इनमें ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए ये अपने सरफेस से ही एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी सरफेस से, अपनी स्किन से, जनरली बॉडी सरफेस जो इसका होता है उसी से ये
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे स्पंज हो गया, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, पानी में सिलेंट्रेट हो गया, तो ये वाटर में होते हैं और ये ऑक्सीजन को अपने एक्सटर्नल सरफेस के उस पर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसके थ्रू वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उसी में रिलीज़ कर देते हैं वाटर में। फ्लैट वर्म्स भी इसी तरह से बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज़न के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम लोग अर्थवर्म की बात करते हैं तो इसमें क्यूटिकल होती है, इनकी स्किन जो होती है थोड़ी नम होती है, मॉइस्ट होती है। आप लोग अर्थवर्म को देखेंगे थोड़े आपको चिकने चिकने वो दिखाई देते हैं। ठीक है, लीच को देखेंगे अर्थवर्म को, तो इनकी क्यूटिकल जो होती है मॉइस्ट होती है, इनकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्ट नम होती है, जिसकी वजह से थोड़े चिकने दिखाई देते हैं और इसके थ्रू ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म कैसे करेंगे, अर्थवर्म ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे कैसे, तो ये इनकी क्यूटिकल जो होती है, इनकी जो स्किन होती है एपिडर्मिस, उसके थ्रू ये रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। फिर है इंसेक्ट जो होते हैं इनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स ये देखने को मिलते हैं और ये एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को ये करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में हमें ट्यूब का नेटवर्क देखने को मिलता है। ठीक, नेटवर्क का ट्यूब का मतलब क्या है, जिसको ट्रैकियल ट्यूब भी बोलते हैं। एक ट्री टाइप का पैटर्न, ट्री और उसकी ब्रांचेस जैसी होती हैं, तो ट्री और उसकी ब्रांचेस जिस तरह की होती हैं उस तरह का पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, आप देखें ग्रास हॉपर देख लें या फ्लाइज देख लें। ठीक है, फ्लाई जो होती हैं मक्खियाँ, ठीक है, ग्रास हॉपर, टिड्डे, तो ये सब जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटो हो गए, इन सब में क्या होता है, ट्रैकियल से ट्यूब्स होते हैं, ये इस तरह से ब्रांचेस होती हैं ना, इनमें फेफड़े वगैरह नहीं होते, लंग्स नहीं होते। ठीक है, इनमें क्या है, इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई हैं ना, ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, उसमें ब्रांचेस हैं। तो ये ट्यूब्स क्या करते हैं, बाहर की ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं बॉडी के और हर एक टिश्यू, हर एक सेल में कैरी करते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर लाते हैं, बॉडी के बाहर ले आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर लाते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर ले, ये क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। तो O2 ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। ठीक है, और ये हर एक सेल में, ये पाइपलाइन जो होती है हर एक सेल में, बॉडी के हर एक टिश्यू में इफिशिएंटली अच्छे से एकदम ऑक्सीजन को पहुंचा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आती है। तो इंसेक्ट में हमें ये ट्रैकियल ट्यूब्स का सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आपको क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि इतना तो क्लियर है। और अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एक्वाटिक या आर्थ्रोपोड या मोलस्क में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है उसको भी देख लेते हैं। तो एक्वाटिक या आर्थ्रोपोड एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो होते हैं या मोलस्क होते हैं, तो इसमें वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको गिल बोलते हैं, ठीक है, ये देखने को मिलेगा और इसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास आर्थ्रोपॉड होते हैं या मोलस्क होते हैं, इनमें गिल्स होता है और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। गिल के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड या मोलस्क में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, इसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और इसके बाद इसमें गिल है, जिस तरह फिशेज में गिल होती हैं, फिश में जिस तरह से गिल होती है उसी तरह से आर्थ्रोपॉड जो होते हैं, ठीक है, प्रॉन हो गए ना, या प्रॉन हो गए या आर्थ्रोपॉड, और जो कैटेगरी आती है जिसमें इंसेक्ट भी आते हैं, ठीक है, स्पाइडर हो गए ना, तो जितने भी हैं, अच्छा स्पाइडर वगैरह तो नहीं लेंगे हम लोग जनरली, गिल्स का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये एक्वाटिक जितने भी आर्थ्रोपॉड हम लोग कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है, प्रॉन वगैरह, तो उसमें गिल्स देखने को मिल सकता है। मोलस्क जैसे पाइला होता है, ठीक है, एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं, तो पाइला या एप्पल स्नेल घोंगा जो होता है, तो उसमें घोंगा जो होता है उसके अंदर भी आपको गिल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, घोंगे में आज जनरली नहीं भी अगर मिले देखने को तो आप उसमें देख सकते हैं यूनियो जो होता है, ठीक है, यूनियो भी एक होता है ना, फ्रेश वाटर जिसको स्नेल बोलते हैं, तो यूनियो के अंदर भी देखने को मिल सकता है गिल। तो मोलस्क में जनरली हमें गिल्स रेस्पिरेशन के लिए देखने को मिल सकते हैं, आर्थ्रोपोड में और मोलस्क में, जो एक्वाटिक होते हैं उनमें, ठीक है, घोंगे में नहीं, घोंगा जनरली टेरेस्ट्रियल होता है, तो एक्वाटिक जितने भी हैं उसमें हमें गिल्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद है टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल में जो होता है लंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो जो भी ज़मीन पे जितने भी पाए जाते हैं, जैसे घोंगा जो है ना वो ज़मीन पे चलता है, ठीक है, तो उसमें स्लगिश एनिमल होता है, धीरे धीरे चलता है, या और भी जानवर, गाय भैंस हाथी, ठीक है, हम लोग हो गए ना, तो मनुष्य यानी ह्यूमंस हो गए, तो इन सब में क्या होता है, लंग्स देखने को मिलता है, ठीक है, और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है।
किस तरह का रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन में वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा ना। हमने क्या क्या देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अलग अलग एनिमल्स जो उसमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो इसमें लेवल ऑफ हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग क्या है, हैबिटाट के बेसिस पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, यानी जिनके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं एनिमल्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट में स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एक्सचेंज, स्पंजेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं और बॉडी सरफेस से इनका डिफ्यूजन होता है। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल देखने को मिलती है, ठीक है, नम उसकी स्किन होती है। इंसेक्ट में ट्यूब्स का नेटवर्क होता है और ये एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं, बॉडी में कैरी करते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड या मोलस जो है इसमें गिल्स देखने को मिलती है और इसको हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होती हैं ये वेस्कुलाइज्ड बैग होते हैं, यानी इसमें लंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लंग्स जो होते हैं एक तरह से वेस्कुलाइज्ड बैग्स कंसिडर किए जाते हैं, वेस्कुलर। ठीक है, ये वेस्कुलर होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स का फ्लो होता है जो ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती हैं और फिर लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाएगी, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में जाएगी। तो वेस्कुलाइज्ड बैग होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं लंग्स में। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग को समझना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये क्या होता है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो ह्यूमन में किस तरह से काम करते हैं। अभी तो हमने सबके बारे में अलग अलग एनिमल्स का देख लिया, अब पर्टिकुलर ह्यूमन में किस तरह से और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो पहला है कंडक्टिंग पार्ट। पहला क्या, कंडक्टिंग पार्ट। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं और ये नेसल चैम्बर, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो बाहर दो छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है, फेस पे बाहर की तरफ दो ओपनिंग्स होती हैं नोज़ में, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो फेस के फ्रंट में नोज़ की जो ओपनिंग्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद होता है नेसल चैम्बर, जो इसके अंदर नोज़ के अंदर जो एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या एक चैम्बर के जैसा स्ट्रक्चर, खाली जगह जो है उसको बोलते हैं नेसल चैम्बर। ठीक, इसके अंदर फिर क्या है, फेरिंग्स होता है ना, गले के आसपास का जो गले में ये जब अंदर जाएगा ट्यूब, ठीक है, ये ओपनिंग जो है इसके बाद ये नेसल चैम्बर है जो है इस ना, ये जो खाली जगह इसके अंदर ओपनिंग होगी तो ये फेरिंग्स में जाके ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना होगा, फेरिंग्स के बाद के यहाँ पे बना हुआ है। फिर ये एपिग्लॉटिस आता है और फिर ये लैरिंग्स आता है। ठीक है, ये होता है लैरिंग्स, लैरिंग जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो लैरिंग्स हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इसकी जो मसल्स होती हैं, इसके जो मसल्स होते हैं उनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मसल्स जो होती हैं वो जैसे गिटार होता है तो उस गिटार में जो उसके वायर्स होते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं गिटार की, तो उसी तरह से हमारी वोकल कॉर्ड भी एक्ट करती हैं स्ट्रिंग्स की तरह। ठीक है, तो लैरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं या जो मसल्स हैं वो गिटार की स्ट्रिंग की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, उसकी तरह वर्क करती हैं और उसके थ्रू फिर क्या होता है कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो जैसे गिटार का हम लोग तार जब वायर बजाते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से हमारे लैरिंग्स में जो मसल्स हैं जब वो वाइब्रेट करेंगी, उनमें वाइब्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, हम भी साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद है ट्रैकिया, ये पूरा ट्रैकिया आता है। ठीक है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, और इसके बाद आता है ब्रोंकस। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, यानी इसमें फिर ट्रैकिया में क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगी इसमें। ठीक है, डिवीज़न हो जाएगा, तो ट्रैकिया में क्या होता है, डिवीज़न यहाँ पे हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, यानी ये एक पाइप पहले आ रही थी जहाँ से एयर ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, नोज़ के थ्रू नेसल चैम्बर से होते हुए लैरिंग्स, ठीक है, नोज़ नेसल चैम्बर्स और लैरिंग्स से होते हुए, ठीक है, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया और फिर ब्रोंकस से होते हुए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इसका पाथवे समझ में आया क्या है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, नोज से पहले आ रही है, फिर नेसल चैम्बर में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है जो गले वाले हिस्से में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ पे जाती है, लैरिंग्स में जाती है, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स है, और फिर ट्रैकिया में ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, और फिर ट्रैकिया से होते हुए फिर ब्रोंकस, ये डिवीज़न हो जाता है, ट्रैकिया के दो पार्ट हो जाते हैं, तो ब्रोंकस में और फिर लंग्स में ऑक्सीजन जाती है। इस तरह से ऑक्सीजन का फ्लो होता है। तो ये ऑक्सीजन का फ्लो आपको याद रखना है
कि ऑक्सीजन का फ्लो किस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो अच्छा, ट्रैकिया है, ब्रोंकस, ब्रोंकस है, ब्रोंकस में भी डिवीजन, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जो ब्रोंक्यूल्स की फर्दर ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ट्यूब था, फिर इसके दो ट्यूब में डिवाइड हुआ, दो अलग अलग लंग्स है, दोनों में ऑक्सीजन जानी है, तो ये दो अलग अलग ट्यूब में डिवाइड हुआ और फिर ये ट्यूब छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। ठीक है, जैसे एक प्लांट होता है, प्लांट में स्टेम होती है, स्टेम के कई ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, उसी तरह से लंग में भी क्या है, ये जो पाइप आ रही है ट्यूब, और ये कई कई छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो जा रही है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ये है। अब इसके बाद फंक्शन इसके क्या होते हैं, कंडक्ट, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा ना। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस लिखिएगा कि कंडक्टिंग पार्ट आपको क्लियर है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहले हम लोग कंडक्टिंग पार्ट पढ़ रहे हैं ना, यानी जो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर, यानी ब्लड से बाहर लेके आता है, लंग्स से बाहर लेके आता है। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर लेके आता है। इसके बाद इसके फंक्शन, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई में लेके जाएगा। ठीक है, और फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ह्यूमिडिफाई हो जाएंगे, और फिर बॉडी टेम्परेचर जो है, एयर क्या हो जाएगा, एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यानी एयर फिर से बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एल्विलाई में जाती है और उसमें से फॉरेन पार्टिकल को क्लियर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। ठीक है, नोज़ जो हमारी होती है उसमें कुछ सेल्स जो होती हैं उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स में कैप्चर हो जाते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जिस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है और उस पर क्या होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इस तरह से फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट हो गया ना, डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आसपास के एयर में डस्ट होती है, डस्ट हो गया या स्मोक के पार्टिकल्स हो गए, तो कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कहाँ पे, वो नोज़ में जब एयर इंटर करेगी तो ऑक्सीजन जब नोज़ के थ्रू जाएगी अंदर, तो उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स, वो सब जो है सेल पे जो हेयर्स होते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमिडिफाइज होती है, यानी इसमें ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसका यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, एयर जो होती है उसमें क्या होगा, उसको उस वाटर जो होता है, वाटर वेपर वगैरह, वो उसमें मिक्स की जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ह्यूमिडिफाई एयर को किया जाता है, क्योंकि जो एयर होती है, हो सकता है आसपास जो एयर उसमें ह्यूमिडिटी कम हो। ठीक है, जो आसपास की एयर है उसमें ह्यूमिडिटी कम भी हो सकती है। जब वो अंदर जाएगी तो हमारी सेल्स क्या करेंगी, उसको थोड़ा ह्यूमिड कर देंगे, म्यूकस वगैरह जो होता है, जिसकी वजह से थोड़ा वो ह्यूमिड हो जाएगी एयर। ठीक है, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और इसके बाद क्या होगा कि जब एयर हमारी बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग एयर भी हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, एयर भी उसी टेम्परेचर पे आ जाती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके यहाँ पे आप लोग बताइएगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी कमेंट करके बताइएगा। तो फंक्शन क्या क्या है कंडक्टिंग पार्ट का, ये कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है ना, यानी नोज़ का और इसके बाद फेरिंग्स का, ट्रैकिया वगैरह का ये फंक्शन है कि ये एयर को एल्विलाई यानी लंग्स तक लेके जाता है और लंग्स से फिर एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी लेके आता है और फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। ठीक है, और ह्यूमिडिफाई करता है उसको, यानी उसमें वाटर का थोड़ा सा मिक्सिंग, वाटर की मिक्सिंग कर देगा, जिससे एयर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, ह्यूमिडिफाई हो जाएगी और वो इरिटेट नहीं करेगी अंदर लंग्स की स्किन को। ठीक है, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और एयर को बॉडी टेम्परेचर पे भी लेके आ जाएगा, यानी बॉडी का टेम्परेचर जितना है, अगर एयर उस टेम्परेचर पे होगी, जैसे गर्मी में क्या होता है, बाहर की एयर बहुत गर्म होती है। ठीक है, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर में जब हम लोग लाएंगे और तभी तो वो लंग्स में अच्छे से जाएगी और ब्लड में जा पाएगी। ठीक है, अगर बॉडी के टेम्परेचर पे एयर नहीं आएगी, ठीक है, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा बॉडी के टेम्परेचर से, या एयर का टेम्परेचर कम होगा बॉडी के टेम्परेचर से, तो फिर वो लंग को अफेक्ट करेगी, एल्विलाई को अफेक्ट करेगी, डैमेज कर सकती है। ठीक है, या हमें फीवर, डिसीजेज वगैरह हो सकती है, फीवर हो सकती है। तो सर्दियों में जैसे, ठीक है, बाहर ठंड में लोग रहते हैं जब, तो उनको बुखार हो जाता है, या गर्मियों में बाहर गर्म मौसम में अगर आप बाहर रहेंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा देर तक आप बाहर रहेंगे तो आपको बुखार वगैरह फीवर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ज़्यादा हॉट एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, डैमेज करती है। ठीक है, लंग्स को, या हमारे जो क्या होते हैं, एल्विलाई होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ जाता है एयर को ना, और ये काम कौन करता है, कंडक्टिंग पार्ट करता है।
कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, हमारे जो एयर होती है, ठीक है, तो एयर को जो हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रही है, एक्सहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम कौन करता है, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, ताकि ये बॉडी के लिए सूटेबल हो जाए और इसको हम लोग आसानी से इनहेल कर लें या एक्सहेल कर लें, छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट ना। रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट इसको हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। यहीं पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का। अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग जब सांस लेते हैं तो नोज़ हो गया, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स या ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट में, एल्वियोलाई वाले लेवल पे होता है, ठीक है। जो हमारे लंग्स के अंदर ये एल्वियोलाई होते हैं, ये लंग्स बने हुए हैं, तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बलून के जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, या पी सीड के जैसे, ठीक है, मटर के दाने के जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, या अंगूर के गुच्छे के जैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो गैस एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो एल्वियोलाई के लेवल पे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे होता है, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई के लेवल पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं, या पहले से बना भी होगा डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ पे बना होगा, देख लेते हैं। ये बना हुआ देखो ना, ये बना हुआ डायग्राम, एयर आई सबसे पहले नोज से होते हुए नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर से होते हुए फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, और फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, इस तरह से एंटर की लंग्स में। अब लंग्स के अंदर क्या है, इस तरह से एल्वियोलाई हैं, ठीक है, बहुत छोटे, बहुत सारे एल्वियोलाई, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उसमें बहुत सारे दाने होते हैं, उसी तरह से हमारे लंग्स में भी क्या बहुत सारे एल्वियोलाई इस तरह के हैं। तो इसके अंदर एल्वियोलाई क्या होती है, दाने के, अंगूर के दाने के जैसा स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं गुब्बारे के जैसा एक स्ट्रक्चर, बलून के जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें एयर आएगी, ऑक्सीजन आएगी, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाएगी। देखो इससे क्या, इसके साथ क्या होती है, वेसल्स भी जुड़ी होती हैं एल्वियोलाई के साथ, ब्लड वेसल्स जो होती है कनेक्शन में होती हैं इसके, ठीक है, इसके कांटेक्ट में होती हैं। तो एल्वियोलाई के साथ ब्लड वेसल जो है कांटेक्ट में होती है। ब्लड वेसल देख रहे जिसमें रेड रेड इस तरह से आरबीसीज बनी हुई, रेड ब्लड सेल बनी है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये अंदर आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी, कहाँ से, एल्वियोलाई से इसमें जाएगी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और फिर ब्लड वेसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एल्वियोलाई में आएगी ना। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। कहाँ पे अंदर जा रही है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो जब भी हम लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन दोनों लंग्स तक तो दोनों जा सकती हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जा सकती हैं, लेकिन लंग्स के बाद यानी एल्वियोलाई के बाद, एल्वियोलाई जब कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक ऑक्सीजन तो पहुँच जाएगी, फिर ऑक्सीजन और मान लो कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुँच गई, इसके बाद ब्लड के अंदर, ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई के साथ कांटेक्ट में ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन जाती है, और ब्लड वेसल से बाहर कौन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से क्या होगा, ये बाहर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ना। ये ब्लड कैपिलरी भी इसको यहाँ पे लिखा है ना, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी आप बोल सकते हैं, ये ब्लड कैपिलरी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो कैपिलरी क्या होती है, बहुत पतले पतले, ये जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, ये ब्लड वेसल्स के ब्रांचेज होती हैं, बहुत पतली पतली ब्रांचेज होती हैं ब्लड वेसल की, ठीक है। तो जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल्वियोलाई और इसके साथ ये ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई है, कॉन्टैक्ट में है। और जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो जो एयर हम लोग के अंदर जा रही है उसमें से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में चली जाएगी, यानी ब्लड कैपिलरी में चली गई, और फिर इसके बाद ये पूरी बॉडी में, यहाँ से देखो तीर बना हुआ है ना बाहर जाने का, मतलब ये पूरी बॉडी में ये फ्लो होगी, क्या होगी, पूरी बॉडी में फ्लो होगी, ठीक है। तो ये एयर जिसमें ऑक्सीजन है ये पूरी बॉडी में फ्लो होगी, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर ये इसमें एंटर करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो थी वो यहाँ से एंटर करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता रहता है एल्वियोलाई से, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर आती रहती है, और इस तरह से क्या होता है, ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, ठीक है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, इसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है या ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस लिखिएगा कि आपको इतना टॉपिक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया हुआ है एक बार फिर से देख लो। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। और फिर क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स हैं ना। एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरी में जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरी से इसमें एल्वियोलाई में आ रही है, और इससे फिर वो बाहर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी।
इसके अलावा इसमें ये स्क्वेमस एपिथेलियम ये दिया हुआ है, ये एल्विलाई की मेम्ब्रेन है। एल्विलाई के ऊपर जो एक लेयर होती है, परत होती है, ठीक है, एक लेयर होती है एल्विलाई के ऊपर, तो इसको बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम या एल्व्यूलर वॉल, ठीक है। वन सेल थिक है, सिंगल सेल लाइक इसका स्ट्रक्चर है ना, सब सिंगल सेल्ड है। देखो एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल, इस तरह से आस पास में सब अरेंज्ड है सिंगल सेल, तो ये सिंगल सेल्ड होती है, वन सेल थिक होती है ना। सिंगल सेल थिक का मतलब क्या है कि जो पूरी लेयर है ये सिंगल सेल इस तरह से बनी है, ठीक है। एक एक सेल आपस में जुड़ जुड़ के इस तरह से एक लेयर, एक परत बना दी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। और अगर हम लोग बात करें, अभी यहाँ पे दिया नहीं हुआ डबल सेल्ड वाला, डबल सेल्ड होता है, ये वन सेल्ड है, डबल सेल्ड होता तो इसके ऊपर हम लोग एक और बना देते, जैसे एक बनाते, ठीक है, तो उसके ऊपर एक और बना देते, तो ये डबल सेल्ड हो जाता। डबल सेल में क्या होता है, एक के ऊपर एक, इस तरह से, ठीक है। तो ये टू सेल का स्ट्रक्चर हो गया, टू सेल्ड स्ट्रक्चर, ये डबल सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वन सेल्ड हो गया और ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर या डबल सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे जो स्क्वेमस एपिथेलियम, एल्व्यूलर वॉल की जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये सिंगल सेल्ड होती है, वन सेल थिक होती है, ठीक है। इसमें सिंगल एक सेल की जो है ये पूरी लेयर बनी हुई है। और इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है इन दोनों के बीच में, ब्लड वेसल और एल्वुलाई के बीच में। और फिर इसके बाद ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी, ठीक है, इसकी इंडोथीलियम लेयर ये होती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी जो जैसे ट्यूब नहीं होता है पानी का ट्यूब, तो उसका जो ट्यूब का जो रबड़ होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरी है। और इसका जो ये क्या है, बाहर का ये पोर्शन, इसका जो ये ट्यूब है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। तो इसकी मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन होती है इसको एंडोथीलियम बोलते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आरबीसी इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा डायग्राम है एल्व्यूलस का विद पल्मोनरी कैपिलरी। तो इसमें एल्व्यूलस है और पल्मोनरी कैपिलरी बना हुआ है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ना, रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट जो होता है, इसमें एल्वुलाई हैं और डक्ट्स होते हैं, ठीक है। एल्वुलाई है और डक्ट्स हैं, और इसका फंक्शन क्या, आपने देखी एल्वुलाई भी देख ली और डक्ट्स भी देख ली ना। एल्वुलर डक्ट जो होती है, छोटी छोटी ट्यूब होती हैं। यहाँ पे आप अगर डक्ट देखें तो ये ब्रांचेस, एल्वुलाई से जो ब्रांचेस निकली इसी को बोलते हैं डक्ट, ठीक है। तो जैसे अंगूर गुच्छे में जो उसकी डंडी होती है ना, उसी जैसे यहाँ पे क्या है, जो एल्वुलाई है उसमें भी ट्यूब, छोटी छोटी पाइपलाइंस हैं ताकि वो ऑक्सीजन को अंदर ले जाए एल्वुलाई के ना। तो इसी को बोलते हैं एल्वुलर डक्ट, ठीक है। एल्वुलाई से जो पाइप कनेक्ट होती हैं, जो ट्यूब कनेक्ट होती हैं, उसको बोलते हैं एल्वुलर डक्ट। इसके बाद है फंक्शन, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो एल्वुलाई जो होता है ये एक्सचेंज पार्ट जो होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये एक्चुअल साइट होता है डिफ्यूज़न का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। यानी यहीं पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किससे कहाँ पे होता है, ये होता है एल्वुलाई में। ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वुलाई में होता है, ठीक है। बस कितना हो गया, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कंडक्टिंग पार्ट के बारे में, रेस्पिरेटरी पार्ट के बारे में और लंग्स के बारे में, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से ये पूरा पैसेज देख लेते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस दिया, लैरिंक्स दिया, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप जिसके थ्रू एयर अंदर आएगी, ब्रोंकस दिए हुए हैं जिसमें से एयर फर्दर लंग्स में जाएगी, फिर ब्रोंकस में भी अंदर इसके डिवीज़न दिए हुए हैं। ब्रोंकस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ब्रोंक्यूल अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। एल्वुलाई दिए हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन दी हुई है, दो मेम्ब्रेन है जिसके बीच में फ्लूइड भरा है, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, लंग्स ना, लंग्स है तो लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, या डबल लेयर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं कि डबल लेयर मेम्ब्रेन, लंग्स के ऊपर क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा या प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो लंग्स के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरा या प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। तो इसमें सरफेक्टेंट भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, सरफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भरा होता है और ये सरफेक्टेंट क्या करता है, ये इसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे मशीन वगैरह में क्या करते हैं, जब मशीन होती है ना,
तो कभी कभी चलना बंद कर देती है या घिसती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सही से चलती नहीं है, तो उसमें तेल डाला जाता है। कोई भी मशीन होती है तो उसमें तेल डालना पड़ता है ताकि वो स्मूथ रन करे, ठीक है। किसी मशीन में अगर आवाज़ आने लग गई, पंखा है या कोई मशीन है, सिलाई मशीन, ठीक है, या बाइक वगैरह, तो उसमें तेल पड़ता है, ठीक है, या ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीस ना। उससे भी क्या होता है कि मशीन जो है फिर उसमें आवाज़ नहीं होती है और वो प्रॉपर वर्क कर लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है कि लंग्स के बाहर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब लंग क्योंकि फैल सिकुड़ रहे हैं बार बार, जब भी इंसान सांस लेता है तो लंग्स क्या है, फैलते सिकुड़ते रहते हैं। तो जब लंग्स फैलेंगे सिकुड़ेंगे, उनमें क्या होगा, वो एक्सपैंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे रिब्स भी होती हैं, ठीक है, आगे की साइड। तो रिब्स पे क्या होगा, इस पे एक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, लंग्स का क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, क्योंकि रिब्स से हड्डियाँ तो हैं ना, ये दिखा रहा है ना रिब, ठीक है, तो ये रिब है जो यहाँ पे चेन की तरह से बना हुआ है, ये आगे की पूरी रिब है जिसको रिब केज बोलते हैं। तो रिब्स हमारे होती हैं, ठीक है, तो रिब्स से क्या होगा, इसका फ्रिक्शन होगा। तो लंग्स का फ्रिक्शन होता है रिब्स से हो सकता है, जिससे कि लंग्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, डैमेज हो सकते हैं या एल्विलाई डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है दोनों लंग्स के ऊपर है, ठीक है, ऐसा नहीं एक ही के ऊपर है, ये दोनों लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। और ये इसके क्या करती है, इसको रिड्यूस करती है, इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। तो लंग्स के ऊपर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। और इसमें क्या है, एल्वुलाई, ये आपको बता दिया, एल्वुलाई होते हैं, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर होता है, सरफेक्टेंट या प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है, ग्रीस या ऑयल की तरह वर्क करता है, या हम कह सकते हैं वाटर के जैसे शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी वर्क करता है। तो जब भी एक्सपैंड करेगा लंग, ठीक है, या एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, इसमें लंग्स जब भी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसकी लंग्स की जो सरफेस लंग्स का है, ठीक है, वो रिब से जो है क्या नहीं होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन उसका नहीं होगा रिब से। तो इस तरह से प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर फिर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है सरफेक्टेंट, जो इसमें इसके क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्लूइड क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्रोंकस है, फिर ब्रोंक्यूल डिवीज़न बताया था, ब्रोंकस का ब्रोंक्यूल में डिवीज़न होता है, और फिर ब्रोंक्यूल एल्वुलाई में ओपन होते हैं। नीचे यहाँ पे डायफ्राम भी बना हुआ है, तो ये डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम भी हेल्प करता है, ठीक है। डायफ्राम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये लंग्स है, लंग्स में ही तो रेस्पिरेशन होगा, और फिर ये डायफ्राम बना हुआ है, इसका भी रोल होता है रेस्पिरेशन में। जब भी हम लोग इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो या इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होगा, ये डायफ्राम भी उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो लंग्स क्या है, थोरासिक चैम्बर में हमें लंग्स देखने को मिलेगा। इसकी पहले पोजीशन याद रखनी है आपको, थोरासिक चैम्बर में होता है, ठीक है। ये एयर टाइट चैम्बर है, थोरासिक चैम्बर जो यानी रिब केज वाला जो हिस्सा है, जहाँ पे पसली हमारी है, इसके अंदर का जो हिस्सा है, ये पूरा थोरासिक चैम्बर। और इसमें डबल लेयर्ड प्लूरा होती है, ठीक है, 2 लेयर प्लूरा की 2 लेयर इसमें होगी लंग्स के बाहर की तरफ, ठीक है। इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। और ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को लंग सरफेस पे, जो फ्रिक्शन ना लंग सरफेस फैलने और सिकुड़ने पे क्या हो सकता है, वो घिस सकता है रिब से, ठीक है, या अदर ऑर्गन से, हार्ट वगैरह से। तो उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्लूरा होती है, और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भी भरा होता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भी भरा होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि हाँ इतना आपको क्लियर है टॉपिक। तो अभी हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट के बारे में और रेस्पिरेटरी पार्ट और इसके बाद लंग्स के बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस तरह से होती है, यानी ब्रीदिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीदिंग का ना। तो ब्रीदिंग समझने के लिए इसमें क्या है, 2 स्टेजेस हैं, ये पहले समझना होगा कि ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये 2 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो ड्रॉन इन होती है, यानी वो लंग्स में इंटर होती है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो आसपास की एयर है वो लंग्स में जाएगी, ठीक है। और जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, नोज़ के थ्रू, तो क्या होता है कि आसपास की जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है। दूसरा है एक्सपिरेशन।
एक्सपिरेशन में क्या होगा, एल्वियोलर एयर जो होती है वो बाहर निकलती है, यानी जो हमारी एयर पहले से थी हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो जब सांस लेते हैं इंस्पिरेशन करते हैं तो एयर अंदर आती है, और एक्सपिरेशन करते हैं सांस छोड़ते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है एल्वियोलाई से। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, 2 स्टेजेस हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो अंदर जाती है, और एक्सपिरेशन में क्या होगा, एयर जो होगी एल्वियोलर एयर ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें ब्रीदिंग में। ये 2 स्टेप तो क्लियर है आपको, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। सिंपल सी चीज़ है कि जब सांस ले रहे हैं तो इंस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है एयर जो है वो अंदर जा रही है, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। और जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो एयर बाहर आ रही है। ठीक है, नोज़ के थ्रू एयर बाहर आती है, लंग्स से होते हुए नोज़ के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो एयर बाहर आ रही है, और इसमें जनरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट की जब हम लोग बात करें कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ अच्छा, यहाँ पे जो है एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर लंग्स में अलग एयर का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर जो बाहर एटमॉस्फेयर उसमें अलग, जैसे हम लोग देख रहे थे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग होता है और लंग्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है ना। जनरली रूम टेम्परेचर हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, और जो बॉडी का टेम्परेचर है ये हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आसपास के इन्वायरमेंट से डिफरेंस होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर में। और अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो लंग्स के प्रेशर में और एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाहर एयर है तो उसका कुछ प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, और हमारे लंग्स के अंदर भी एयर है उसका भी कुछ प्रेशर होगा। तो लंग्स की एयर का प्रेशर अलग होता है, एटमॉस्फेयर की एयर का प्रेशर अलग होता है, और जब भी प्रेशर ग्रेडियंट बनता है तो फिर एयर की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बनाना, प्रेशर अलग अलग है, बाहर एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो अंदर लंग्स में एयर का प्रेशर कम हो जा रहा है, तो बाहर से एयर अंदर चली जा रही है। ठीक है, एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा उस तरफ से वो जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे एयर का प्रेशर कम होगा। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर का मूवमेंट होता है, और ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। और इसके बाद क्या है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं, इंस्पिरेशन क्या होता है, तो इंस्पिरेशन भी आपको पता है कि जब हम लोग एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, तो एयर को जब इनहेल कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लंग्स का प्रेशर कम होता है, और क्योंकि जब सांस लेते हैं तो लंग्स जो है वो फैल जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम, देखो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी जब लंग्स फैलेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स के अंदर की जो खाली जगह है वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, लंग्स के अंदर की जो खाली जगह है वो उसका वॉल्यूम है। तो जब हम लोग सांस लेंगे यानी लंग्स जब फैलेंगे, ठीक है, जब लंग्स फैलेंगे तो क्या होगा, उसमें वॉल्यूम उसका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। लंग्स का प्रेशर कम हो गया, अब बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बाहर से एयर जो है वो लंग्स में जाएगी, और जब हम लोग क्या करेंगे, सांस छोड़ें, देखो यहाँ पे दिखा लंग्स फूलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे जब मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जब सांस ले रहे हैं तो लंग्स फूल जा रहा है और वहाँ पे उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बाहर से एयर लंग्स के अंदर जा रही है। ठीक है, ये अंदर की तरफ एरो बना हुआ है, एयर अंदर जा रही है, रिप्स ऊपर उठ, छाती जो है रिप्स हैं, ठीक है, चेस्ट जो है वो ऊपर उठ जाती है थोड़ा। ठीक है, डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है, नहीं तो नॉर्मली वो आग्ड रहता है। डायफ्राम जो होता है नॉर्मली कैसा रहता है, आग्ड इस तरह का रहता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो इस तरह से हो जाएगा ना। तो नॉर्मली इस तरह से आग्ड रहता है, उठा हुआ रहता है डायफ्राम ना, लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम ये थोड़ा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में जगह बन जाती है। ठीक है, ये डायफ्राम भी नीचे आ जाएगा थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें लंग्स में जगह बन जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसमें एयर अंदर जा रही है लंग्स में। ठीक है, रिब्स ऊपर उठ रही हैं और डायफ्राम भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है डायफ्राम, जिसकी वजह से लंग्स फैल जा रहा है।
ठीक है। और एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, जब क्या है ये लंग्स जब क्या कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, यानी जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्सपिरेशन करेंगे तो लंग्स क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा ना, थोरैक्स का वॉल्यूम कम होगा, लंग्स का वॉल्यूम, क्योंकि लंग्स में खाली जगह कम हो जाएगी ना, तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिकुड़ जाते हैं लंग्स, और फिर उसमें क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, जब वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इन्वर्स होता है। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लंग्स में प्रेशर बढ़ गया, लंग्स में प्रेशर बढ़ गया, तो और बाहर एयर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उतना ही है, तो लेकिन अब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया एयर का, तो एयर क्या होगी, लंग्स से फिर बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो इस तरह से जब वॉल्यूम कम होता है लंग्स का, तो एयर जो होती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो जब एक्सपिरेशन हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लंग्स का जो है वॉल्यूम कम हो रहा है, और लंग्स की एयर का प्रेशर बढ़ जा रहा है, और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, फिर से आग्ड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और रिप्स जो होती है या चेस्ट जो होती है वो अंदर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो जो रिप्स होती है, स्टर्नम जो होती है ना, रिप्स हो गई, स्टर्नम हो गई। अच्छा, स्टर्नम का एक और नेम है, कॉमन नेम या फेमस नेम आप कह सकते हैं, तो उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्टर्नम को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो रिब्स है और ये स्टर्नम है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है और एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है ना, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता दें, इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम लोग इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर लंग्स में जा रही है, लंग्स फैल रहे हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो प्रेशर कम हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर का प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स की एयर का प्रेशर कम है, तो बाहर से अंदर जा रही है ऑक्सीजन, ठीक है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में जा रही है। जब ये चीज़ हो रही है तो हमारी रिप्स जो होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, चेस्ट थोड़ा ऊपर उठ जाता है, फूल जाता है, ठीक है, और डायफ्राम जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा नीचे हो जाती है ना। इसके अलावा जब एक्सपिरेशन कर रहे हैं ना, सांस छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, मतलब एयर जो है वो बाहर निकल, कैसे निकल रही है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो वॉल्यूम, लंग्स सिकुड़ रहे हैं, लंग्स का वॉल्यूम कम हो रहा है, और लंग्स का प्रेशर, एयर प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से एयर बाहर आ जा रही है, ठीक है। और रिप्स जो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, डायफ्राम फिर से रिलैक्स हो जाएगा, और डायफ्राम की रिलैक्स पोजीशन क्या होती है, आग्ड पोजीशन होती है ना, डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन जो होती है वो आग्ड रहती है, ठीक है, जब वो रिलैक्स रहता है तो ये यहाँ पे देखो आग्ड जैसा ये बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है डायफ्राम, ठीक है, ये घूमा हुआ, जैसे एक बो होती है ना, एरो बो, तो बो जिस तरह धनुष होता है वो होती है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डायफ्राम का रिलैक्स कंडीशन में ना। और जब ये इस तरह से क्या हुआ, जब हम लोग इंस्पिरेशन कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो एकदम फ्लैट हो जाता है ताकि लंग्स को ज़्यादा जगह मिले, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है, इसमें हो रहा है। इंस्पिरेशन का हमने पढ़ा कि प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर का वो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मल रहता ही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब कम हो जाएगा तो एयर अंदर जाएगी, लंग्स में जाएगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये इंक्रीज करती हैं थोरैसिक वॉल्यूम को, ठीक है। जो हमें लंग्स फूल रहे हैं ना, तो ये कैसे फूल जा रहे हैं लंग्स, और ये चेस्ट जो ऊपर कैसे उठ जा रही है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। दो तरह के इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। तो जब लंग्स इंक्रीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लंग्स फूल रहे हैं, सांस हम लोग ले रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये इस कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स की जो साइज़ है वो बढ़ रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दिखाई नहीं गई है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके कॉन्ट्रैक्शन से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। और जब एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है ये ज़्यादा हो जाता है, हायर हो जाता है बाहर के प्रेशर से, जिस वजह से सांस जो है वो कहाँ पे आती है, बाहर आ जाती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है, सॉरी एयर ना, एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाई रहता है, तो एयर जो है वो बाहर निकलती है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिड्यूसेस थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो भी रिलैक्स कर जाती हैं, ठीक है।
तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो थी ये भी रिलैक्स कर गई। नॉर्मल पोजीशन में डायफ्राम क्या होता है, फिर से आग हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, और इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी रिलैक्स कर गई है। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा लंग्स का तो एयर क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, जिसकी वजह क्योंकि इससे प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और फिर ये फोर्सिंग एयर आउट, यानी एयर लंग्स के बाहर आ जाएगी, सांस जब छोड़ेंगे तो एयर बाहर आ जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के पीछे लॉजिक क्या है, इसमें क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपकी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाती है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन में आसानी रहे और अलग से नोट्स भी ना बनाने पड़े, ठीक है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। ये प्रोसेस था हमारा ब्रीदिंग के मैकेनिज्म है कि ब्रीदिंग किस तरह से हो रही है ना। ब्रीदिंग के 2 स्टेजेस हमने देखे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है वो अंदर जाती है, एक्सपिरेशन में एल्वुलर एयर जो होती है वो बाहर निकलती है, और यानी लंग्स की जो एयर होगी या बॉडी से जो एयर होगी वो बाहर जाएगी। प्रेशर ग्रेडियंट ये लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो एयर है वो अंदर जाएगी, बॉडी लंग्स में जाएगी या लंग्स से एटमॉस्फेयर में आएगी। इंस्पिरेशन में क्या होगा कि लंग्स का प्रेशर, लंग्स जब फैलेंगे, ठीक है, वॉल्यूम लंग्स का बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एयर जो होती है वो लंग्स में चली जाती है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाती है। यहाँ पे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है, लंग्स जो है एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं। दूसरा है एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है कि किसकी वजह से ये हो रहा है, इसमें जब लंग्स जो है, ठीक है, जब क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, फिर से आग हो जाएगा, और इंटरकोस्टल मसल्स वो भी रिलैक्स कर जाएंगी, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, तो लंग्स जो है वो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। तो लंग्स के वॉल्यूम जब कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा कि एयर इसमें से बाहर आएगी, ठीक है, एयर लंग्स में से बाहर आएगी, आसपास के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो एयर रिलीज हो जाएगी एक्सपिरेशन में। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ क्या होती है, ठीक है, जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी कुछ ना कुछ हमारे लंग्स का वॉल्यूम या कैपेसिटी है, तो उसको हम लोग जब पढ़ते हैं, ये अलग अलग तरह की लंग्स के में जो एयर जाती है, इंस्पिरेशन में अलग जो है वॉल्यूम होगा एयर का, एक्सपिरेशन में अलग वॉल्यूम होगा, ठीक है, यानी अलग अलग अमाउंट में एयर, जब हम लोग इंस्पिरेशन करेंगे तो अलग अमाउंट में एयर अंदर जाएगी, जब एक्सपिरेशन करेंगे तो अलग अमाउंट में एयर बाहर आएगी ना। और लंग्स में पहले से भी कुछ एयर होती है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ को, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि क्या क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है और क्या कैपेसिटीज़ हैं। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, देखो, जब हम लोग एयर को इंस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, या एक्सपिरेशन करेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन में, जब नॉर्मली हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जब एयर को अंदर, सांस को अंदर इनहेल करते हैं या इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो 500 ml जो है वो हवा अंदर जाती है। नॉर्मल जैसे हम लोग सांस लिए, सांस अंदर गई, हवा अंदर गई, ठीक है, तो 500 ml जो है एयर अंदर जाती है। या हम लोग जब जैसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मली हम लोग जब भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो जब सांस छोड़ रहे हैं तो हवा 500 ml बाहर आ जाएगी, ठीक है। 500 ml या आधा लीटर करके आप याद रख सकते हैं, ये 500 ml जो हवा है, ठीक है, 500 ml। जब हम लोग सांस लेंगे तो 500 ml अंदर जाएगी, और जब सांस छोड़ेंगे तो 500 ml बाहर आएगी। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या होता है कि जब एडिशनल वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम जब ये अंदर जाता है, ठीक है, इंस्पिरेशन जब हम लोग करें और एडिशनल वॉल्यूम अंदर गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व IRV। अब ये क्या होगा, एडिशनल 2500 से 3000 ml हो सकता है, ठीक है, तो ये एडिशनल वॉल्यूम है ना। जैसे हम लोग सांस लिए 500 ml तो हम लोग लिए,
लेकिन क्या हुआ, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे दौड़े भागे ना, दौड़ना भागना जब हम लोग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो सांस बहुत तेज़ी चलने लगती है, ठीक है। तो नॉर्मल 500 ml लेने के अलावा भी हम लोग 2500 ml या 3000 ml और ले लेते हैं, यानी 2500 या 3000, आधा लीटर के अलावा 2.5 लीटर या 3 लीटर, ठीक है, 2.5 लीटर या 3 लीटर एयर और अंदर ले लेते हैं, ठीक है। या जब सांस छोड़ेंगे ना, तो अभी सांस लेने की बात कर रहे हैं कि जब जैसे बहुत तेज़ रनिंग की है तो सांस चल रही है, बहुत तेज़ी सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो 500 ml के अलावा क्या किए, 2.5 लीटर या 3 लीटर एयर और अंदर ले लिए। तो ये जो एडिशनल वॉल्यूम है, इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एडिशनल वॉल्यूम होता है ना। इसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना, जब हम लोग रनिंग किए और थक गए और सांस बहुत तेज़ चल रही थी, ठीक है, तो सांस ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, छोड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से सांस, ठीक है। तो जब छोड़ रहे हैं तो नॉर्मली तो हम लोग 500 ml छोड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जब क्या होगा कि हम थक जाते हैं और बहुत तेज़ी से सांस छोड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 लीटर या 1100 ml, ठीक है, 1000 से 1100 ml तक और एयर बाहर आती है, ठीक है। तो 500 प्लस ये 1000 यानी 1600, 1.5 लीटर के आसपास एयर बाहर आती है उस टाइम पे। इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये एडिशनल वॉल्यूम एयर का होता है, जो जब हम लोग सांस बहुत तेज़ी से जब छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जब बाहर आती है एयर, तो उसको हम जितनी अमाउंट में एयर बाहर आ रही है, 1 लीटर या 1.5 लीटर, ठीक है, टोटल अगर हम लोग देखें तो 1.5 लीटर, क्योंकि 500 लीटर तो 500 ml तो ऑलरेडी आ रही थी बाहर, ठीक है, आधा लीटर तो ऑलरेडी आ ही रही थी, और 1 लीटर हमने सांस जब छोड़ी, फोर्सफुली छोड़ी, ठीक है ना, फोर्सफुली मतलब जब थक गए तो बहुत तेज़ी से एयर बाहर आएगी ना, ठीक है, सांस तेज़ी चलेगी। तो 1 लीटर या 1100 ml, 1001 एक 1100 ml ही बोल सकते हैं ना, 1.1 लीटर भी बोल सकते हैं। तो इतनी लीटर जो है, 1 लीटर के अराउंड है जनरली, तो ये एयर एक्स्ट्रा बाहर आ रही है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एयर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा एयर जब अंदर जा रही तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एयर बाहर आती है उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना। 2.5 से 3 लीटर एक्स्ट्रा रिजर्व, जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो अंदर जा सकती है ना, जब हम लोग दौड़ के थक गए बहुत तेज सांस लेते हैं, तो एक्स्ट्रा एयर कितनी अंदर जा सकती है, 2.5 से 3 लीटर। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा कि एक्स्ट्रा एयर जो बाहर निकल सकती है वो कितनी होती है, 1 लीटर के अराउंड होती है, ठीक है, और 500 ml और निकल जाती है, वो जो नॉर्मली जो निकल लेती है तो 1.5 लीटर हो जाता है। जब रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, तो जो एयर बचती है हमारे लंग्स में उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, 1100 से 1200 ml। बहुत तेज़ी से जब हम लोग दौड़े, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है, ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बहुत तेज़ी से जब हो रहा है, तो जितनी एयर हमारे वॉल्यूम में जब बच गई, एक्सपिरेशन के बाद जितनी एयर हमारे लंग्स में बच गई ना, जब बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि लंग्स क्या कोलैप्स कर जाए, चिपक जाए, लंग्स कभी चिपकते नहीं, कोलैप्स नहीं करते, कुछ ना कुछ उसके अंदर एयर बनी रहती है ना। नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं, कुछ एयर अंदर जा रही है, सांस छोड़ रहे हैं, कुछ एयर बाहर आ रही है, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो कुछ एयर अंदर जा रही है, कुछ एयर बाहर आ रही है, लंग्स में भी कुछ एयर बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दौड़ने लगे तेज़ी से तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से सांस अंदर आएगी, बहुत तेज़ी से सांस बाहर जाएगी, ठीक है, हवा बहुत तेज़ी से अंदर आएगी, एयर जो है, और बहुत तेज़ी से एयर बाहर जाएगी। लेकिन कुछ अमाउंट जो है एयर का वो हमारे लंग्स में बना रहेगा, लंग्स पूरी तरह से कोलैप्स नहीं कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दौड़ने जब लग गए तो लंग्स जो है अचानक से चिपक गए, कोलैप्स कर गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर का बना रहता है और लंग्स थोड़े से फूले ही रहते हैं। तो ये जो एयर का वॉल्यूम है इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जो रिमेनिंग एयर होती है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद 1100 से 1200 ml तक होती है, 1 लीटर के आसपास, 1 लीटर के आसपास रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। और इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी की जब बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है वाइटल कैपेसिटी, कितना जो है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं ना, मैक्सिमम एयर कितनी हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम एयर कितनी ब्रीथ कर सकते हैं, जब हम लोग क्या करें, दौड़ें, ठीक है, और बहुत तेज़ी से जब दौड़ेंगे तो जब सांस छोड़ेंगे ना, सांस छोड़ेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग सांस लेंगे, तो जब सांस लेंगे तो उतना तो पहले कवर करेंगे जितना हमने छोड़ा, ठीक है। तो पहले एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो अंदर आएगा, ठीक है, और इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल जितना हम लोग इंस्पिरेशन करें तो वो भी अंदर आएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, और प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी जितना हमें सांस लेना है दौड़ने के बाद, जो तेज़ी से सांस लेनी है, 2.5-3 लीटर भी आपको बताया था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो अंदर जाएगा। तो ये पूरा वाइटल कैपेसिटी होती है। क्या होती है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे हम लोग क्या किए, जब मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का, ये क्या है मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पिरेशन जिसको कर सकते हैं अंदर ले सकते हैं लंग्स में। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है,
ना, कि जितना ज़्यादा हम लोग सांस ले सकते हैं। अब वो क्या है कि दौड़ने के बाद जब हम लोग जब थक जाते हैं तो बहुत तेज़ी से जब सांस छूटी, ठीक है, तेज़ी से सांस अंदर आती है और तेज़ी से छूटती है, ठीक है। तो जब सांस छूटी, जब हवा बाहर निकली, तो ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, पहले उतनी हवा अंदर आएगी जितनी बाहर निकली है, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर आती है, प्लस 500 टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जितना हमें सांस लेना था वो अंदर आएगा। और फिर देखो 1 लीटर होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टीवी टाइडल वॉल्यूम 500 ये आधा लीटर होती है 500 ml, और फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2.5 से 3 लीटर ये होती है, ठीक है। तो ये अंदर आती है। तो ये टोटल जो है इसका सम अप होकर कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है अगर हम 2.5 लीटर लेके चलें तो 2.5 और 1.5 ये हो गया, तो इसको अगर अप्रॉक्स देखें तो 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर की हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी नॉर्मली हो सकती है, ठीक है। तो 4 लीटर के अराउंड, ठीक है, 4-4.5 लीटर के अराउंड वाइटल कैपेसिटी लंग्स की होती है। इतना ज़्यादा हम लोग सांस ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग एयर अंदर नहीं ले सकते। ये मैक्सिमम एयर वॉल्यूम है एयर का, जो हम लोग लंग्स में अपने इनहेल कर सकते हैं, भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एयर भी हम लोग लंग्स के अंदर फिल नहीं कर सकते। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी बहुत ईजी वे में इसको आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, एग्जांपल देते हुए, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नहीं आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ में, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, इसमें हम लोग जितना एयर इंस्पायर किए और एक्सपायर किए, नॉर्मल एक्सपिरेशन 500 ml, ठीक है। जब हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो जितना एयर ले रहे हैं या जितना छोड़ रहे हैं वो हो गया। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जब हम लोग सांस ले रहे हैं बहुत तेज़ी से जब सांस लें तो बहुत ज़्यादा एयर अंदर लेंगे और बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से एयर अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, तो वो 2.5 लीटर से 3 लीटर तक होता है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये एडिशनल वॉल्यूम है एयर का, टाइडल वॉल्यूम के अलावा है, ये है, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा कि जो एयर हम लोग बाहर छोड़ा, जब हम थक जाते हैं तो एयर हम लोग बाहर छोड़ा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 1 लीटर के करीब होता है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है, जो हमारे लंग्स में हमेशा बना रहता है, चाहे हम लोग जितनी तेज़ी से सांस ले या छोड़ें, जो हमारे लंग्स में एक एयर का वॉल्यूम है जो हमेशा बना हुआ है, यानी कुछ एयर हमारे लंग्स में हमेशा बनी रहती है ना, 1 लीटर के अराउंड होती है, 1100 से 1200 ml के अराउंड, ठीक है, 1.25 लीटर। वाइटल कैपेसिटी जो होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एयर हमारे लंग्स में जो फिल हो सकती है, जब हम लोग सांस लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो हम लोग एयर को फिल कर सकते हैं वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, जिसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और इसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ना, और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख चुके हैं, और डिफरेंट एनिमल में ब्रीदिंग किस तरह से होती है, रेस्पिरेशन किस तरह से, ये देख चुके हैं। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है ये भी देख चुके हैं। अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बाद आता है गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है, यानी ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स से फिर बाहर कैसे आती है। तो ऑक्सीजन ब्लड में कैसे आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है ब्लड से, ये हम लोग इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो प्राइमरी साइड यहाँ पे बात की गई, प्राइमरी साइड क्या होता है, एल्वेलाई। गैस एक्सचेंज की प्राइमरी साइड क्या होती है, एल्वेलाई होती है, यानी एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज होता है। बाकी सब जगह गैस का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। जब गैस आती है नोज से नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग, फिर लैरिंग्स, और फिर फेरिंग लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, ठीक है, और ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वेलाई में। तो ब्रोंक्यूल तक क्या होता है कि ये गैस का जो है कंडक्शन होता है, एल्वेलाई में जाके यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एल्वेलाई में गैस का एक्सचेंज होता है ना, ये आपको याद रखना, ये प्राइमरी साइड है गैसेस एक्सचेंज की। यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, देखो ये एल्वेलाई का, ठीक है, ये एल्वेलाई का डायग्राम है, थोड़ी देर पहले इसको समझा चुके हैं एल्वेलाई के डायग्राम को, कि यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एयर आती है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एक्सचेंज कैसे होता है, जो एयर हम जब सांस लेंगे तो यहाँ पे आएगी एल्वेलाई में, तो इसमें की ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, कैपिलरी में, इसमें की ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, कैपिलरी में जाएगी। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहाँ आएगी, कैपिलरी में आ जाएगी, एल्वेलाई में आ जाएगी। ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आ जाएगी। तो ऑक्सीजन कैपिलरी में चली जाती है, ये ब्लड वेसल जो होती है, पतली ब्लड वेसल, इसी को हम कैपिलरी कहते हैं, और ये एल्वेलाई के चारों तरफ होती है, ठीक है।
तो एल्विलाई जो होता है लंग्स में छोटे, लंग्स कैसा है, ग्रेप्स के बंच के जैसा होता है, अंगूर के गुच्छे के जैसा। तो ये अंगूर के गुच्छे का जो सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है अंगूर के जैसा, ये क्या है, एल्विलाई है। और इसमें ये इसके बाहर की तरफ क्या ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है। और लंग्स तक तो एयर जो है वो ऑक्सीजन को लेके आती है, लेकिन लंग्स के बाद ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा बॉडी में, तो ब्लड जो होता है वो बॉडी में कैरी करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। लंग्स तक कौन कैरी करता है ऑक्सीजन को, एयर के थ्रू लंग्स में आती है ऑक्सीजन। और लंग्स के बाद ये जब ब्लड में जाती है तो ब्लड में इसको कौन कैरी करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं। तो ब्लड कैरी करता है इसको, ऑक्सीजन को, आरबीसी में कैरी होती है, हीमोग्लोबिन में। तो एल्वुलाई में ही क्या होता है, इसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, तो वो यहीं पे होता है, एल्वुलाई में होता है, ठीक है। और जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो ये बाहर कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये ब्लड से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलाई में आती है और एल्वुलाई से फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि इतना आपको क्लियर है ना। यहाँ पे डिफ्यूज़न फैक्टर्स। अब डिफ्यूज़न फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब किस तरह से ऑक्सीजन जो है ब्लड में आएगी और किस तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगी, ब्लड से लंग्स में आएगी, तो ये किस तरह से होता है। दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी गैसेस की और थिकनेस, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे ना, गैसेस कितनी सॉल्युबल हैं उस पर डिपेंड करता है डिफ्यूज़न, ठीक है। जैसे एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ना। तो अगर हमारे आसपास जैसे कोयला वगैरह जल रहा है, लकड़ी जल रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जगह हमारी बॉडी में क्या चली जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर बंद करके और लकड़ी या कोई चीज़ जला के नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। लकड़ी हो गई या कोयला हो गया कुछ भी, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और जब हम सांस लेते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी सांस में जाती है और लंग्स फेफड़ों में जाती है और वो ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। और क्या करेगी वो, ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में चली जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हार्मफुल गैस होती है बहुत, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, हार्मफुल गैस होती है, पॉइजनस होती है और इंसान क्या होता है, उससे तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो कुछ सेकंड में ही इंसान की डेथ हो जाती है। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल है, वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लड में जा रही हैं, और कुछ गैसेस कम सॉल्युबल है, वो धीरे धीरे ब्लड में जा रही है। जैसे ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होती है। या अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का कंपेयर करें तो ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम सॉल्युबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जा रही है, ठीक है। तो एक होती है सॉल्युबिलिटी कि कौन सॉल्युबल है, या हम कह सकते हैं कौन ब्लड में डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, घुल जा रहा है ब्लड में। तो ऑक्सीजन ज़्यादा घुल रही है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, और ऑक्सीजन कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा घुलती है, ठीक है। एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, और मेम्ब्रेन की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न फैक्टर क्या होता है कि मतलब कितनी तेज़ी से जो है डिफ्यूज़ करेंगी गैसें, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करती है। अगर क्या यहाँ पे एल्वुलाई की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, और ब्लड वेसल की जो सिंगल सेल मेम्ब्रेन अभी हमने देखी एंडोथीलियम, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, और एल्वुलर वॉल की स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। एल्वुलाई की स्क्वेमस एपिथीलियम ये वाली लेयर, एल्वुलाई की स्क्वेमस एपिथीलियम ये जो हाईलाइट कर रहा है ये वाली लेयर, और ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, ये दोनों लेयर जो होती हैं, ठीक है, ये दोनों लेयर ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम और एल्वुलर वॉल की स्क्वेमस एपिथीलियम, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होती है। ये क्या होती है, ये अगर ज़्यादा थिक होंगी तो गैसेस को डिफ्यूज़ होने में प्रॉब्लम होगी, ये अगर ज़्यादा थिक होगी तो गैसेस को डिफ्यूज़न में दिक्कत होगी।
तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होगा। अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर कम है, ठीक है, मेम्ब्रेन पतली है, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज़्यादा होगा। और मेम्ब्रेन क्या अगर मोटी है, मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो गया, इनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूज़न है वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन धीमे धीमे अंदर जाएगी। अच्छा, मेम्ब्रेन की थिकनेस कम और ज़्यादा कब होती है? जैसे कभी लंग्स की कोई डिसीज़ हो जाती है, कोई या फीवर वगैरह हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है एल्वेलाई की थिकनेस बढ़ जाती है, तो इसलिए ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। जो लोग बीमार होते हैं, ठीक है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कफ जब बनता है या कभी किसी को फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एल्वेलाई की जो है मेम्ब्रेन थिक हो जाती हैं ना, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन इरिटेशन की वजह से वो थिक हो जाती हैं। तो जब ये मेम्ब्रेन्स थिक हो जाती हैं तो फिर ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इस वजह से शॉर्ट ब्रीदिंग होने लगती है, ठीक है, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और जब इसकी थिकनेस वापस से रिकवर होगी, यानी कोई वापस से रिकवर होगा कोल्ड से या फीवर से, तो इसकी थिकनेस फिर से नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर नॉर्मली हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है, ठीक है, गैसेस के मिक्सचर का, इसको हम लोग, जैसे मिक्सचर है गैसेस की, ठीक है, तो एयर क्या है, एयर जो है वो गैसेस की मिक्सचर है ना। एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, अलग अलग गैसेस हैं एयर में, और ये पूरा एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। अब इसमें गैसेस का मिक्सचर जो है, तो हर एक गैस का अपना अलग प्रेशर होगा, ठीक है। एयर का तो जो इन्वायरमेंट की एयर होती है उसका एक एवरेज प्रेशर होता है 720 780 mmHg, ठीक है। तो ये एक एवरेज उसका प्रेशर होता है एयर का 720 या 780। लेकिन क्या है कि इसमें एयर में जो अलग अलग गैसेज हैं उनका भी अपना अलग अलग प्रेशर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर के अंदर इनर्ट गैसेज है, बहुत सारी गैसेज एयर के अंदर है, नाइट्रोजन है एयर के अंदर, तो सबका अपना अलग अलग एक प्रेशर है, ठीक है। और हर गैस के अपने अलग प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जब गैसेस का डिफ्यूज़न जो है उनके प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अगर उनके जो है पार्शियल प्रेशर हायर है तो डिफ्यूज़न तेज़ी से होगा, और पार्शियल प्रेशर क्या लोअर है तो डिफ्यूज़न धीमे होगा। अगर पार्शियल प्रेशर क्या गैसेस का ज़्यादा है तो गैसेस का डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ी से होगा। जैसे एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है, ठीक है। और तो ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो गैसेस का डिफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, और पार्शियल प्रेशर अगर गैसेस का कम होगा तो क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूज़न धीरे धीरे होगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मली क्या है, ग्रास लैंड्स, ये सब जो इलाका होता है रिवर के आसपास का जो एरिया होता है ग्रास लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जब हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं ना, प्लेन्स जिसको कहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली सांस ले सकते हैं, एयर का यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, तेज़ी से ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में डिफ्यूज़ करती है ना। लेकिन जब हम लोग कहाँ पे जाएँ, जब हम लोग पहाड़ी इलाकों में जाएँ, ठीक है, माउंटेन्स पे जाएँ, वहाँ पे एयर का क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सांसें जो है बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं या हम हाँफने लगते हैं, तो पहाड़ वगैरह पे लोग हाँफने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन धीमे धीमे ब्लड में जाएगी, और इस वजह से क्या होगा, इंसान हाँफने लगेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या देखा, जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है गैस का, ठीक है, एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, पूरा मिक्सचर है, एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, तो इसमें पर्टिकुलर गैस का, जैसे ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी, जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो गैस जो होगी वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगी, ठीक है। ये एल्वियस का डायग्राम दिया गया, पल्मोनरीज में कैपिलरी दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या आता है, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन ना, कि डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन क्या होता है। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो कोई भी डाउट आपका रहता है या क्वेरी है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन क्या होती है। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर है एल्वेलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम। पहली लेयर क्या है? एल्वेलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी है एल्वेलर कैपिलरीज की एंडोथेलियम, कैपिलरीज की एंडोथेलियम, ठीक है। एल्वेलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम, कैपिलरीज की एंडोथेलियम और बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनती है। यहाँ पे देखो ये डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन दिख रही है ना, येलो येलो पूरा दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन ये लेयर है, ग्रीन लेयर जो है ये एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है। ग्रीन लेयर क्या है? एल्वेलाई के बाहर एल्वेलाई ब्लू दिखाया गया है। इसके बाद ये ग्रीन लेयर जो दिखाई गई सेल्स की, तो ये क्या है? एल्वेओलर मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये येलो वाला पार्ट क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है? जो ग्रीन ब्लड वेसल्स के किनारे किनारे ग्रीन सेल के जैसा एक लेयर है, तो ये क्या है? ये एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलके जो मेम्ब्रेन बनी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, ठीक है। ये याद रहेगा, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन क्या है? डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बेसमेंट सब्सटेंस जैसे यहाँ पे बना दें, ठीक है। तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन किससे किससे बनी है? एल्वेओलस की जो ये क्या होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। एल्वेओलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे दिखाया गया ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, ठीक है, एल्वेओलाई के बाहर। फिर ये येलो वाला स्ट्रक्चर जो दिखाया गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये येलो वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर होती है। और फिर इसके बाद क्या होती है? तो एक सैंडविच के जैसे ही पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके बाद ये क्या है? ये है कैपिलरीज की एंडोथेलियम। क्या है? कैपिलरीज की एंडोथेलियम, ठीक है। तो कैपिलरीज की ये एल्वेओलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम है और इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर क्या कैपिलरीज की एंडोथेलियम है, ठीक है। तो ये मिलके तीनों लेयर्स मिलके क्या बना रही हैं? ये तीनों लेयर मिलके, ये तीनों लेयर, ठीक है, ये तीनों लेयर मिलके क्या बना रही हैं? डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। क्या बना रही हैं? डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बना रही हैं, ठीक है। इसमें 3 लेयर्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और कैपिलरीज की एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसकी थिकनेस क्या होती है? मिलीमीटर से भी कम होती है, 1 mm से भी कम होती है, बहुत पतली। यानी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन क्या होती है? बहुत पतली। क्योंकि जब डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बहुत पतली होगी तभी तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? उसका डिफ्यूज़न होगा, ठीक है, उसका एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ ना। तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो होती है बहुत पतली होती है, बहुत ही। यहाँ पे डायग्राम में जो कितनी पतली सी ये दिखाया गया, ये पूरा एल्वेओलाई है, ये ब्लड वेसल का लूमेन है, ठीक है, ब्लड वेसल में ब्लड भरा हुआ है। और ये देखो पतली सी एकदम दिखाई गई है यहाँ पे ये डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी साइड क्या होती है? एल्वेओलाई होती है। डिफ्यूजन फैक्टर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड द थिकनेस ऑफ दी मेम्ब्रेन, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पे और थिकनेस पे मेम्ब्रेन की। पार्शियल प्रेशर जो होता है, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? क्योंकि गैसेस क्या होती है? वो मिक्सचर होती है, ठीक है। एयर क्या होती है? वो गैसेस का मिक्सचर होती है। एयर जो होती है गैसेस का मिक्सचर है। तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो एयर में कोई एक पर्टिकुलर गैस का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और गैसेस जो होती है वो अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। गैसेस क्या करती हैं? अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती हैं। बाहर की एयर जो है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, बाहर की एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। और हमारे ब्लड वेसल में जो ऑक्सीजन इसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? एयर से ब्लड में जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? एयर से ब्लड में जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में ज़्यादा है और ब्लड में कम है, ठीक है। इसके बाद हम देखा डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, इसमें 3 लेयर है, एल्वेओलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम, कैपिलरीज की एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हुई तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। जब गैसेस का अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा, अब गैस जब अंदर ब्लड में जाएगी तो ब्लड से वो क्या जाएगी? ब्लड से वो अलग अलग ऑर्गन्स में भी जाएगी, ठीक है। तो गैसेस जब ब्लड में जाती हैं तो ब्लड से फिर अलग अलग ऑर्गन में भी जाती हैं। तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन ये किस तरह से होता है ये हमको पढ़ना है, ठीक। तो गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही हैं ना। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा? इसमें 97% जो होती है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी में।
ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है 97% ऑक्सीजन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आरबीसी के थ्रू, यानी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से, देखो आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी हम बात करें तो ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। आरबीसी का क्या होता है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। इस बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर में बीच में ये हीमोग्लोबिन होता है, बीच में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी है उसमें बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है, उसके बीच में हीमोग्लोबिन होता है। और ऑक्सीजन जो होती है जब ये ब्लड में आती है, एल्विलाई से ब्लड में आती है, तो ये इससे बाइंड कर जाती है, क्या जाती है, इससे जुड़ जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये यहाँ से आया, देखो लंग्स में आया, एल्विलाई में ऑक्सीजन आई और फिर वो ब्लड वेसल में गई, ब्लड वेसल में आरबीसीज थी, यहाँ पे ऑक्सीजन आके इसके हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन आगे जाएगी डिफरेंट ऑर्गन्स में, ब्लड के थ्रू कैरी होगी, ठीक है। तो 97% ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑक्सीजन का वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। 3% ऑक्सीजन, बची हुई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में घुल जाती है। प्लाज्मा क्या, लिक्विड जो होता है ब्लड में, जो लिक्विड वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको पिंक पिंक कलर का ये दिख रहा है, रेड कलर की आरबीसी दिख रही है और इसमें पिंक पिंक पार्ट भी तो दिख रहा है, पिंक पार्ट, ठीक है, ये पानी के जैसा फ्लूइड। तो ये होता है आपका प्लाज्मा। तो कुछ ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जब ये ऑक्सीजन घुल रही है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, तो एक कर्व बनता है ना, उसकी कुछ स्पीड होती है डिसॉल्व होने की ना, कुछ अमाउंट होता है कि किस लेवल पे कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी ना, कितने पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के कितने पार्शियल प्रेशर पे कितना हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होगा, यानी कितनी हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी। और ये कैसा दिखता है, ये कर्व जो दिखता है हमको, ये एस शेप का, जब ये बनाते हैं तो ये एस शेप का आता है, यानी सिग्मॉइड। कैसा होता है ये, सिग्मॉइड, एस शेप का होता है ना, इस तरह का कर्व होता है, ठीक है। तो एस शेप का कर्व ये दिखता है, सिग्मॉइड कर्व इसको हम बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है जो हमें सिग्मॉइड दिखता है। और इसमें हम परसेंटेज सैचुरेशन देखते हैं हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन, ठीक है, और अगेंस्ट किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के कितने प्रेशर पे, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने प्रेशर पे कितनी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने प्रेशर पे कितनी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है, या कितना हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, तो इसको हम लोग पता करते हैं। जब पार्शियल प्रेशर जीरो था ऑक्सीजन का, तो कोई भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं की, एकदम लास्ट में टिप छू गई है ना यहाँ पे, मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जीरो था, पार्शियल प्रेशर नहीं था ऑक्सीजन का, यानी हमने जब सांस नहीं ली, ठीक है, तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं गई। फिर जब पार्शियल प्रेशर बढ़ा 20 का, हमने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया, 20 हुआ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो क्या हुआ, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व हुआ, ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा, तो बहुत सारी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गई। 20 जब हम था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कितनी जुड़ गई, 30, यहाँ पे 30 हीमोग्लोबिन का क्या हो गया, कितनी तेज़ी से जुड़ रही ना, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, 30%, ये परसेंटेज में है, आप देखो परसेंटेज लिखा हुआ, तो 30% जो है, अच्छा इसको छोटा करके दिखा दे तो शायद अच्छे समझ में आए, अब समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या असल में। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो जब 20 पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का, तो 30 ऑक्सीजन क्या हुई हमारे ब्लड में आ गई, तो 30 हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गई, 30% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ गई, ठीक है। 20% पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के, 30% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ गई। फिर जब बढ़ा धीरे धीरे करके 30 हुआ, 40 हुआ, जब 40 हुआ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, 40 हुआ, तो कितनी जुड़ गई, ठीक है, 75 कह सकते हैं हम लोग कि 75% जो है हीमोग्लोबिन, 75% हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन से जुड़ गई, 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ गई, ठीक है। तो 40% पे देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है लेकिन हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा परसेंट में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ रही है। तो ये एक सिग्मॉइड कर्व बन जाता है, एस शेप का कर्व बन जाता है, कि बहुत तेज़ी से इसमें ये रिएक्शन होती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ती है। लेकिन फिर हमने क्या देखा, जब 60 हुआ, तो अब 60 जब हुआ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, यहाँ पे 60 हो रहा है, इस पॉइंट पे 60 हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 90%, यहाँ पे सिर्फ 90% ही सैचुरेशन हुआ,
पहले कितनी तेज़ी से सैचुरेशन हो रहा था, कितनी ज़्यादा परसेंटेज जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ रही थी, बाइंड कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा, अब और कम हो गई। ठीक है, अब क्या हो गई, और कम यहाँ पे इसकी परसेंटेज हो गई हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और तेज़ी से जब बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जब और तेज़ी से पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन का, ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन का, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 100 पे 100 हो गया। ठीक है, यानी और ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और ज़्यादा स्लो, एकदम फ्लैट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन अब और धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 100% हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, क्योंकि 100% ही तो हीमोग्लोबिन होगी। मैक्सिमम कितनी हीमोग्लोबिन, 100%। ठीक है, तो जैसे पार्शियल प्रेशर जब 100 पहुंचा, तो हीमोग्लोबिन पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ गई। ठीक है, अब और ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ सकती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जितनी थी सारी की सारी ऑक्सीजन से जुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा बस एक पार्शियल प्रेशर के उसमें लिया गया है। ठीक है, सपोज किया गया है चीज़ कि सिग्मॉइड कर्व हमको देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उतनी तेज़ी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती जाएगी, या हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ती जाएगी। लेकिन जब एक डेफिनेट अमाउंट में पहुंच जाएगा सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का, जब एक बहुत हाई अमाउंट में जब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन फिर धीरे धीरे जो ऑक्सीजन से बाइंड करेगी, और जब कंप्लीट पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगी, तो फिर कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं बचेगी कि वो ऑक्सीजन से बाइंड करे। तो ये एस शेप का कर्व आता है, सिग्मॉइड, थोड़ा सा एस देखने में लगता है, जिसको सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसे बनता है। इसमें पार्शियल प्रेशर दिखाते हैं ऑक्सीजन का, और परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन दिखाते हैं। ठीक है, और ये सिग्मॉइड कर्व बनता है ना। इतना अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। इसकी शिफ्टिंग भी होती है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इसकी शिफ्टिंग भी देखने को मिलती है। ये लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या था, ये ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बताता है अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि कितने पार्शियल ऑक्सीजन के कितने पार्शियल प्रेशर पे कितने हीमोग्लोबिन के परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगी। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें 20 से 25% जो होती है ना, आरबीसीज एस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 20 से 25% जो आरबीसीज हैं ना, ये क्या करती हैं, ये हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कुछ आरबीसीज जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रही हैं, कैरी कर रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड 70% जो हमने सांस छोड़ी, तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 70% ये बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट जो गए इनसे कैरी होती है। कार्बनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी यहाँ पे होती है। ठीक है, एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, और ये क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट। तो 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू कैरी होती है। 7% जो होती है ये प्लाज्मा स्टेट में होती है। 7% किस में होती है, डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कैरी होती है। ठीक, तो मेजॉरिटी में कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में, सेल से ब्लड में आ रही है और फिर ब्लड से ये बाहर निकल रही है। ठीक है, इसको जब हम लोग छोड़ रहे हैं सांस को, तो ये ब्लड में जो कैरी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ज़्यादातर फॉर्म क्या, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और ये बाइकार्बोनेट कैसे बनते हैं ब्लड में, कार्बनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से जोड़ता है और बाइकार्बोनेट बनाता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाइकार्बोनेट का, HCO3। ये क्या होता है, HCO3। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 माइनस, क्या होता है, HCO3 माइनस। तो ये बाइकार्बोनेट आयन है, और ये बनता कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। ठीक है, और इसको बनाता कौन है, कार्बनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, इसी के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। ऐसे नहीं कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करती है, जब हमने सेल ने यूज़ कर लिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं ब्लड में फ्लो करने लगेगी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में फ्लो करेगी ब्लड में। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट जो है जब लंग्स के पास आएंगे, तो ये फिर एल्वेलाई के पास, ये जब ये बाइकार्बोनेट आएंगे तो ये उसको छोड़ देंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी लंग्स के थ्रू ना। तो एक बार इसको यहाँ पे समझ लेते हैं डायग्राम में, कि लंग्स में जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन के फॉर्म में थी और कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन अंदर क्या गई, ऑक्सीजन गई, ठीक है। और ऑक्सीजन जब अंदर गई तो क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना, हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सी लिख दे रहा है खाली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी एच भी लिख दे रहा है, चलो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बनता है। और जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आई, क्योंकि इसमें साथ में ऑक्सीजन जब इस्तेमाल हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेल्स बाइकार्बोनेट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, बाइकार्बोनेट, HCO3 क्या बनाएंगी, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। तो ये HCO3 माइनस है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये लंग्स में आ जाएगी, ठीक है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में नहीं होती, O2 या CO2 के फॉर्म में नहीं होती, ब्लड के अंदर किस फॉर्म में होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो HCO3 के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये ब्लड में जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आ जाएगी, और जब बाइकार्बोनेट, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ब्लड में HCO3 के फॉर्म में रहेगी, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में रहेगी, और जब ये बाहर आएगी लंग्स में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन अभी बताया कैसे हो रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है, और प्लाज्मा से भी होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी होता है और प्लाज्मा से भी होता है, ज़्यादातर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किसके फॉर्म में हो रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ये याद रखना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और हम लोग इस एक वन शॉट लेक्चर में पूरा का पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब इसको पूरा अच्छे से समझिएगा, एंड तक ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, और इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, मतलब रेस्पिरेशन में जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं ना, प्रॉपर इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करा रहा है। तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, ब्रेन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ना, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और रिदम मतलब उसकी कंटिन्यूटी को बना के रखना, ठीक है। रेस्पिरेशन की कंटिन्यूटी, उसके रिदम को बना के रखना ना, कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी रेस्पिरेशन ना होने लगे या बहुत धीमे भी ना होने लगे, एक नॉर्मल उसका पेस चलता रहे, ठीक है, एक नॉर्मल उसकी रिदम चलती रहे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो हमारे ब्रेन में होता है। और ये कहाँ होता है, मेडुला में, ब्रेन के कहाँ पे होता है, मेडुला में, और ये रेगुलेशन करता है हमारे रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो ब्रेन के मेडुला वाला पार्ट जो होता है, हमारे ब्रेन का मेडुला वाला पार्ट जो होता है, वहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये रेगुलेशन करता है हमारे किसका, रेस्पिरेशन का। यानी हमारा रेस्पिरेशन जब भी हम नॉर्मली जैसे बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली हमारी सांस चल रही है ना, तो ये जो हमारी सांस चल रही है ये कैसे हो रहा है, ये हमारा रेगुलेशन कौन कर रहा है, मेडुला, ब्रेन में जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो इसका रेगुलेशन करता है, ठीक है। दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दूसरा क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये पोंस में होता है। ये कहाँ पे होता है, पोंस में, और ये भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की तरह इसके मॉडरेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और रेड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है, ठीक है। यानी इंसान बहुत तेज़ी से सांस लेने लगा, हाफने लग जाएगा, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का मतलब समझ में आया, कहाँ पे होता है ना, इंस्पिरेशन ये पोंस में होता है, और ये मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, रेड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन बहुत शॉर्ट होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत देर तक सांस रोक लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये न्यूमोटैक्सिक, और एक और होता है ये कीमोसेंसिटिव सेंटर, ये दो सेंटर होते हैं, न्यूमोटैक्सिक और कीमोसेंसिटिव सेंटर। ये क्या करते हैं, ये जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमारे ब्रेन का जो पॉन है या हमारे जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो इसको रिएक्ट करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से हमारे इंस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन शॉर्ट कर देंगे और हम हाफने लग जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो असल में होता क्या है, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन जो कम हो जाती है। नॉर्मली बहुत देर तक सांस लेते हैं और बहुत देर तक सांस छोड़ते हैं, लेकिन जब क्या होगा, जब हम लोग हाफने लगते हैं, जब कोई काम करके, ठीक है, या बहुत देर तक सांस रोक लिया, तो फिर उसके बाद अगर सांस छोड़ते हैं तो हाफने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाती है, ठीक है।
तो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाती है। तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में होते हैं, ये भी रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट करते हैं, और ये इसके पास ही होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन के लिए आयन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, मान लो हमने बहुत देर तक सांस रोकी हुई है, जब बहुत देर तक सांस रोकी हुई है तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ने लगेगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस हम छोड़ेंगे नहीं तो बाहर नहीं आएगी, सांस जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी। तो क्या होगा कि बॉडी ब्लड में जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और ब्लड एसिडिक भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन आयन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, बहुत तेज़ी से हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा कि हम जल्दी जल्दी जो है इंस्पिरेशन करें, जिससे कि क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बाहर निकले और ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से अंदर जाए, ठीक है। तो ये कुछ रेगुलेटरी सेंटर होते हैं। रेस्पिरेशन के रेगुलेशन जो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से होता है, जो हमारे मेडुला में होता है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हमारे पोन्स में होता है, ये भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। और कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये इसी के पास होता है, रेस्पिरेटरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास में ही होता है। और एक मिनट, हाँ, रिदम सेंटर के पास में होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर के पास में होता है, ठीक है, इसके एडजेसेंट होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाइड्रोजन आयन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब कुछ डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है। कौन कौन से डिसऑर्डर है? अस्थमा, इम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। अस्थमा क्या होता है? ये जब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा एक डिसीज़ होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको अक्सर जो है इन्हेलर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको अक्सर इन्हेलर का यूज़ करना पड़ता है। अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको नॉर्मल ब्रीदिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के इन्फ्लेमेशन से। क्यों होता है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के इन्फ्लेमेशन से होता है, ठीक है। इसमें वीजिंग होगी, ठीक है, सांस फूलेगी, और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स इसलिए होता है क्योंकि अस्थमा जो ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंकियोल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, यानी उनमें कुछ उनको कुछ डैमेज हो सकता है, ठीक है, या वो कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकता है ना, स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें अस्थमा की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दूसरा है इम्फाइसीमा। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे, क्रॉनिक मतलब क्या होता है? बहुत लंबे डिसऑर्डर, बहुत लंबे ज़्यादा समय तक ये रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर। इम्फाइसीमा क्या है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे एल्वुलर वॉल जो होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, तो एल्वुलाई यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। इससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस कम पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि एल्वुलाई क्या करते हैं? ये हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस को बढ़ाता है। एल्वुलाई क्या करते हैं? हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज़ करने का काम करता है। और एम्फाइसीमा में क्या होता है कि एल्वुलर वॉल जो होती हैं वो क्या होती है? डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कम हो जाता है। और ये कैसे कैसे होता है एम्फाइसीमा? सिगरेट स्मोकिंग, जनरली जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनमें एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, ठीक है, एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती है, और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। जो लोग खान वगैरह में काम करते हैं, स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं ना, पत्थर वाली जगहों पे काम करते हैं, पत्थर तोड़ने वाली जगहों पे काम करते हैं, या लोहे काटने वाली जगहों पे काम करते हैं, या माइंस वगैरह, खान वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, तो उनमें हमें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है? इसमें लंग डैमेज हो जाता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है, लंग डैमेज या फाइब्रोसिस हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ये बहुत लंबे टाइम तक जब एक्सपोजर होता रहता है डस्ट से, तो ये चीज़ हो जाती है। स्टोन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग वाली जगहों पे, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जहाँ पे स्टोन ब्रेक होता है या ग्राइंडिंग होती है, वहाँ पे लोगों के बहुत लंबे टाइम तक जब वो लोग काम करते हैं तो उनमें डस्ट लगातार जाती रहती है, ठीक है। जहाँ पत्थर तोड़ने वाली जो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, हरदम डस्ट बनी रहती है, तो सांस में जाती रहती है। हरदम डस्ट क्या होती है? सांस में जाती रहती है। और जब हरदम जो है वो डस्ट सांस में जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? लंग डैमेज होंगे, फाइब्रोसिस होगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। इसमें हमारा अस्थमा है। अस्थमा में क्या होता है कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, वीजिंग होती है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल का इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इम्फाइसीमा जो एक बहुत लंबा टाइम तक रहने वाला डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर, और इससे एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है,
ठीक है। और सिगरेट स्मोकिंग जो है वो भी क्या इसकी रीज़न होती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने देखा लंग डैमेज हो जाता है, फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पहले बहुत लंबे टाइम तक जब आप डस्ट वाली जगहों पे रहते हैं, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग हो रही है, ठीक है, माइंस वगैरह हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इस तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं, लंग डैमेज हो सकता है, क्योंकि बार बार डस्ट जाती रहेगी सांस में, जब भी आप सांस लेंगे तो उससे क्या होगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। इस पूरे चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और ब्रीदिंग के बारे में देखा, ब्रीदिंग के बारे में जाना, ब्रीदिंग क्या होती है, गैस एक्सचेंज किस तरह से होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल में देखे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखे, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की ना। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है, और जो भी नीट वगैरह के नोट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।